ऑडियो वन। आहार पौष्टिक ही नहीं सात्विक भी हो। श्री राम शर्मा आचार्य। आहार पौष्टिक ही नहीं सात्विक भी हो। मानवीय सत्ता जिस प्रकार संवेदनशील है, उसी प्रकार उसके आहार में भी संपर्क क्षेत्र का प्रभाव ग्रहण करने की क्षमता है। इसी बात को यूं भी कह सकते हैं कि मनुष्य का पाचन तंत्र विलक्षण है। वह न केवल आहार से शारीरिक पोषण प्राप्त करता है, वरन उसमें सन्निहित सूक्ष्म शक्ति एवं संवेदना भी ग्रहण करता है। जबकि अन्य प्राणी शरीर प्रधान होने के कारण मात्र रक्त मांस ही प्राप्त करते हैं। यूं चेतना के संपर्क से प्रभावित तो सभी पदार्थ होते हैं, पर यह विशेषता मानवीय आहार में विशेष रूप से पाई जाती है। वह उगाने, पकाने, परोसने वाले व्यक्तियों से प्रभावित होती है। स्थानों में संव्याप्त भिन्न भिन्न प्रकार के वातावरण उस पर अपनी छाप छोड़ते हैं। फलतः वह जिसके पेट में जाता है, उसके न केवल शरीर में वरन मन संस्थान में भी भली बुरी विशेषताएं उत्पन्न करता है, जो अपने भीतर अर्जित कर रखी थीं। एक पुरानी लोकोक्ति है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तात्पर्य यह है कि आहार के साथ जुड़ी हुई विशेषताएं न केवल शरीर को वरन मन को भी प्रभावित करती हैं, चिंतन के प्रवाह में हेर फेर करती हैं, दृष्टिकोण को, स्वभाव को, रुझान को मोड़ने मरोड़ने में अपने स्तर का समावेश करती हैं। आहार में पाए जाने वाले पोषक पदार्थों की तालिका से परिचित यह जानते हैं कि इसका खाने वाले के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहलवानों के लिए चिकनाई अधिक उपयोगी पड़ती है और मरीज के लिए सुपाच्य दाल, दलिया, शाकाहार, फलाहार। बालकों को एक स्तर का आहार दिया जाता है तो प्रौढ़ों को दूसरी तरह का, वृद्धों को तीसरी तरह का। यह निर्धारण शरीरों की स्थिति एवं आवश्यकता का तालमेल बिठाते हुए किया जाता है। पशुओं को कड़ी मेहनत की थकान उतारने के लिए एक तरह का चारा दाना दिया जाता है तो दूध उतरने के लिए दूसरी तरह का। बकरी और हाथी के लिए भी उनके अनुरूप खाद्य जुटाना पड़ता है। उसमें भिन्नता इस आधार पर रहती है कि उसकी पाचन प्रकृति कैसी है और पेट कितनी मात्रा में भरता है। यही बात मनुष्यों के संबंध में भी है। उनकी शारीरिक मांग और पाचन की स्थिति को देखते हुए निर्णय करना पड़ता है कि कौन क्या खाए, कितना खाए। यहाँ विचारणीय विषय यह है कि मनुष्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तंत्र मन संस्थान को प्रभावित करने में आहार की क्या विशेष भूमिका होती है। इस संबंध में कुछ गहराई में उतरने की आवश्यकता है। मोटी बुद्धि तो इतना ही सोच सकती है कि शरीर के अन्यान्य अवयवों की भांति मस्तिष्क भी एक अंग है। जिस रस रक्त से समूचे शरीर को पोषण मिलता है, उसी स्तर का, उसी अनुपात का प्रभाव मस्तिष्क पर भी पड़ना चाहिए। इस जानकारी में कोई विवाद जैसी बात नहीं है, तो भी द्रष्टव्य यह है कि क्या चिंतन क्षेत्र की कल्पना, बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, नीतिमत्ता, मान्यता, आकांक्षा एवं प्रकृति जैसी विशेषताओं को भी आहार का स्तर कुछ प्रभावित करता है क्या? स्तर से तात्पर्य है मानवीय गरिमा से संबंधित उत्थान और पतन, निकृष्टता एवं उत्कृष्टता को उत्तेजन देने वाली प्रवृत्ति, प्रवाह। अनुभव बताता है कि आहार में न केवल रस रक्त का निर्माण करने की क्षमता है, वरन वह चिंतन के स्तर को भी प्रभावित करता है। यहाँ चर्चा बुद्धिमत्ता बढ़ाने वाली ब्राह्मी, शतावरी, बच, शंख पुष्पी, गोरखमुंडी जैसी औषधियों का उपयोग करके मानसिक क्षमता को उत्तेजन देने वाले उपचार की नहीं हो रही है, वरन यह विचारा जा रहा है कि आहार की क्या विशेषताएं मनुष्य की भाव संवेदनाओं से संबंधित उत्कृष्टता, निकृष्टता को उभारती हैं। इन विशेषताओं का पर्यवेक्षण करने के लिए खाद्य वस्तुओं के रासायनिक संगठन का उतना महत्व नहीं है, जितना कि उनके साथ जुड़े हुए अदृश्य वातावरण एवं प्रभाव का। यह प्रभाव उन व्यक्तियों से संबंधित है जिसने उसे कमाया, उगाया, पकाया, परोसा है। व्यक्तियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उनके गुण, कर्म
स्वभाव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नर नारायण, नर देव, नर पशु, नर पिशाच के 4 वर्गीकरण पुरातन हैं। उनमें और भी कितनी शाखाएं हो सकती हैं। यह विभाजन वर्ग, लिंग, वैभव, शिक्षा, व्यवसाय, कौशल आदि से संबंधित नहीं, वरन आदर्शवादिता विषयक उत्कृष्टता और निकृष्टता के अनुपात के आधार पर है। कितने ही पशु प्रवृत्ति के पिछड़े, मूढ़मति, अदूरदर्शी, अभ्यस्त आदतों से बेतरह जकड़े होते हैं। इन्हें हेय या हीन ही कह सकते हैं। इन्हीं में कुछ उद्दंड, आतताई, निष्ठुर प्रकृति के होते हैं और सदा अनीत ही सोचते तथा कुकृत्य ही करते हैं। सज्जनोचित चिंतन और व्यवहार तो उनसे यदा कदा ही बन पड़ता है। इन नर वानरों और नर पामरों, नर पशुओं और नर पिशाचों से सर्वथा विपरीत एक दूसरा वर्ग वह है जिनमें से एक को सज्जन, दूसरे को उदात्त कह सकते हैं। सज्जन मानवीय गरिमा का ध्यान रखते, मर्यादाएं पालते और सभ्य सुसंस्कारियों जैसा जीवन जीते हैं। वस्तुतः इन्हें ही सच्चे अर्थों में मनुष्य कहा जा सकता है। इससे भी ऊंचा स्तर उनका है जो अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति उदार होते हैं। स्वयं ब्राह्मणोचित, अपरिग्रही, संयमी रीति नीति अपनाकर क्षमताओं को बड़ी मात्रा में बचा लेते हैं और उन्हें पुण्य परमार्थ के लिए नियोजित करके असंख्यों का उद्धार करते रहते हैं। इन्हें सामान्य भाषा में संत और अध्यात्म भाव में ऋषि, देवता, तपस्वी, मनीषी आदि कहते हैं। इस वर्गीकरण से यह पता चलता है कि भाव संवेदनाओं एवं स्वभाव आचरण के आधार पर किस प्रकार अनेकानेक विभाग विभाजन मनुष्यों के हो सकते हैं। यह चर्चा इसलिए हो रही है कि आहार पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में यह जाना जा सके कि किस स्तर के व्यक्तियों के प्रभाव क्षेत्र में विनिर्मित हुआ आहार किन प्रभाव विशेषताओं से संपन्न हो सकता है और उसका उपयोग करने वाले पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। शारीरिक पोषण में जो प्रभाव खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले रसायनों का होता है, ठीक वैसा ही उदरस्थ करने वाले के मनः संस्थान पर भावनात्मक प्रभाव उन विशेषताओं का पड़ता है जो आहार के उत्पादन से लेकर परोसने की मध्यवर्ती लंबी प्रक्रिया के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। इन्हीं व्यक्तित्वों की भली बुरी विशेषताएं उस आहार के साथ अदृश्य रूप से जुड़ी रहती हैं और खाने वाले को उसी दिशा में मोड़ती घसीटती हैं। आहार किस क्षेत्र में किस प्रकृति के लोगों द्वारा बोया उगाया गया, उसे काटने, साफ करने, पीसने, पकाने में किन किन के साथ उस उत्पादन का संपर्क सधा, देखभाल तो इस गहराई तक भी की जानी चाहिए। पर इतनी लंबी दौड़ ना सध सके तो कम से कम इतना तो देखा ही जाना चाहिए कि पकाने वाले, परोसने वाले किस प्रकृति के हैं। जो खाया जा रहा है वह रासायनिक दृष्टि से सुपाच्य एवं जीवन तत्वों सहित है या नहीं, इसके लिए आहार की अपनी प्रकृति भी होती है। गीता में इसका सात्विक, राजसिक और तामसिक के रूप में त्रिविध वर्गीकरण हुआ है। सात्विक से तात्पर्य अमृताशन स्तर के आहार से है। उबले हुए चावल, दाल, दलिया, खिचड़ी जैसे आहार को अमृताशन कहते हैं। शाक भाजी भी साथ में ही उबाले जा सकते हैं। हल्का सा नमक, अदरक, नींबू जैसे सम्मिश्रण भी स्वाद की दृष्टि से किए जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी न मिलाया जाए तो अस्वाद व्रत भी निभता है और सात्विकता का अनुपात और भी अधिक बढ़ जाता है। दूध, दलिया, दूध चावल भी अमृताशन वर्ग में आते हैं। राजसी, तामसी स्तर के वे हैं जिनमें तलने भूनने का आश्रय लिया जाता है, चिकनाई, मिठाई तथा मसालों की भरमार की गई हो। इन दिनों दावतों में प्रायः ऐसी ही वस्तुएं परोसी जाती हैं। कई कई दिन पूर्व के बनाए बिस्कुट जैसे पदार्थ इसी श्रेणी में आते हैं। उत्तेजक मादक पेय भी तमोगुणी कहे जा सकते हैं। होटलों में जहां एक ही रसोई घर में शाकाहारी, मांसाहारी वस्तुएं पकती हैं, जूते पहने बिना नहाए
मैले कुचैले हाथों से पकाते परोसते हैं। एक के प्रयोग के बाद दूसरे के सामने भी वे ही बर्तन बिना अच्छी तरह धोए मांजे रख दिए जाते हैं। ऐसी दशा में उनमें किया हुआ भोजन उन कुसंस्कारों से जुड़ जाता है जो पहले वालों ने उस पात्र के साथ छोड़े थे। पिछले दिनों रोटी बेटी की पवित्रता का प्रचलन था, अब उसमें शिथिलता आने लगी है। जाति बिरादरी और ऊंच नीच की दृष्टि से तो इस प्रकार के प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं है, किंतु आहार में सात्विकता सुसंस्कारिता बनी रहे, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। पकाने परोसने वाले शारीरिक मानसिक दृष्टि से निरोग तो होने ही चाहिए, साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे कुकर्मी कुसंस्कारी एवं दुष्ट स्वभाव के ना हों। छूत के रोग एक दूसरे तक पहुंचते हैं, इसी प्रकार के संपर्क से कुसंस्कार भी आक्रमण करते हैं। खान पान के संबंध में इन बातों का विशेष ध्यान उन लोगों को रखना चाहिए जो अपनी चित्त वृत्तियों को उच्च स्तरीय रखना चाहते हैं और चिंतन में अवांछनीयता को घुसने ना देने के लिए विशेष रूप से इच्छुक हैं। पिप्पलाद ऋषि ने मात्र पीपल के फल खाकर निर्वाह किया था। औदुंबर ऋषि गूलर मात्र लेकर जीवनचर्या चलाते थे। कणाद जंगली घासों से उपलब्ध होने वाले सांवा, मकरा, कोदों, साठी जैसे अनायास ही उत्पन्न होने वाले बीज कणों को समेटकर पेट भरते थे। कंदमूल फल पर ऋषियों की उदर पूर्ति होती थी। यह सब अब वन प्रदेशों में अनायास उत्पन्न नहीं होता, प्रयत्न पूर्वक स्वयं उगाना पड़ता है। अच्छा तो यही है कि अपने एक छोटे खेत में परिवार के लायक अन्न और शाक स्वयं उगाएं। इससे परिवार भर को श्रमरत रहने का अवसर मिलेगा, आलस्य से बचने और सृजन चिंतन का अभ्यास बढ़ेगा। जिनके पास खेत नहीं है वे भी आंगनबाड़ी, छतबाड़ी, छप्पर बाड़ी की व्यवस्था बनाकर मौसम के अनुरूप शाक भाजी उगाने का प्रयत्न करें। छोटे परिवार की शाक व्यवस्था इतने से भी चल सकती है। बड़ा परिवार हो तो भी चटनी के लायक धनिया, पुदीना, अदरक, पालक, सलाद जैसी वस्तुएं आसानी से बोई उगाई जा सकती हैं। इन दिनों रासायनिक खादें और कीटनाशक दवाओं की भरमार है। कोल्ड स्टोरों में महीनों तक रखे रहने पर भी आहार की ताजगी चली जाती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रबंध करें कि आहार उत्पादन की दिशा में स्वावलंबी होने के लिए प्रयत्नशील रहा जाए। महत्व समझने, ध्यान जाने और प्रयत्न करने पर मनुष्य अनेक गुत्थियों के समाधान ढूंढ निकालता है। तब कोई कारण नहीं है कि परम प्रिय काया, आरोग्य जैसी संपदा एवं स्वजन स्नेहियों से भरे परिवार की महती आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए कुछ ना कुछ तो किया ही जा सकता है। अपना खेत ना हो तो पड़ोसियों से उसे किराए पर लिया जा सकता है। कुछ अधिक जमीन मिल सके तो आहार उत्पादन में ही गौपालन को भी सम्मिलित कर लेना चाहिए। कृषि उपज का अन्न भाग मनुष्य के लिए और चारा पशुओं के लिए एक साथ उत्पन्न होता है। कृषि और पशुपालन का संयोग सुयोग भी है। इन दिनों बाजार में खरीदने पर दूध के नाम पर जो मिलता है उसकी जानकारी सभी को है। मिलावट ही नहीं, गंदगी भी उसमें भरी रहती है। स्वच्छता जब अपने स्वभाव में ही नहीं है, फिर जिसका उपयोग दूसरों को करना है उसे शुद्धता पूर्वक दुहने, स्वच्छ बर्तन में रखने और देर तक रखे रहने पर उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाने की बात कौन सोचे। दूध की आवश्यकता यदि सचमुच ही अनुभव होती है तो परिस्थितियों को देखते हुए एक कदम और आगे की बात सोचनी चाहिए और गौ पालन की अपनी व्यवस्था आप करनी चाहिए। गाय से गोबर, गोबर से भूमि को खाद, खाद से उपज, उपज से मनुष्य और पशुओं का निर्वाह, यह एक ऐसा चक्र है जिसे गतिशील रखने में भूमि, पशु और मनुष्य तीनों की ही भलाई है। इस गति चक्र को बनाए रहा जाए तो सरल, सौम्य, सात्विक और सुखी समृद्ध जीवनचर्या का उपक्रम ठीक प्रकार बना रह सकता है। इसमें स्वास्थ्य की सुरक्षा भी है। सुखी, संतुलित, संतुष्ट
और स्वस्थ समृद्ध जीवनचर्या भी इस प्रक्रिया में समाहित है। अन्न, शाक की तरह दूध का भी स्वास्थ्य सुरक्षा में योगदान है। कभी दूध बाहर से भी शुद्ध मिल सकता था, पर आज तो समय के प्रभाव से वह सब भी दुर्लभ होता जा रहा है। ऐसी दशा में तद्विषयक स्वावलंबन और भी अधिक आवश्यक हो गया है। आरोग्य से न केवल आहार का वरन श्रम का भी घनिष्ठ संबंध है। शारीरिक श्रम की उपेक्षा करने पर कलपुर्जे शिथिल ही नहीं पड़ जाते, वरन जंग खाए औजार की तरह बेकार भी हो जाते हैं। श्रम को आहार के साथ जोड़कर एक समग्र स्वास्थ्य श्रृंखला को पुनर्जीवित किया जा सकता है। आटा, दलिया हाथ की चक्की से पीसा जाए, धान कूटे जाएं, दूध दुहने और मथने का अभ्यास रखा जाए। कुएं से पानी खींचने और कपड़े धोने जैसे घरेलू कामकाजों को अपनाए रहने पर महिलाओं को उपयोगी श्रम करने का अवसर मिलता रह सकता है। बच्चे तक फूल पौधों से बछड़ों बैलों के साथ खेलते रह सकते हैं। पक्षियों के साथ आंख मिचौली चलती रह सकती है। कैसे सुखद, स्वाभाविक और संतोष उल्लास से भरा पूरा हो सकता है यह जीवन क्रम। इस पुरातन परंपरा को यदि नए उत्साह और नई सूझबूझ के साथ अपनाया जा सके तो समझना चाहिए कि स्वस्थता और प्रसन्नता के दिन फिर वापस लौट आए। इस संदर्भ में सीखना कुछ नहीं है, जो भुला दिया गया है उसे फिर से स्मरण करना है और जो प्रगतिशीलता के अहंकार में उद्धत स्वेच्छाचार अपना लिया गया है उसे भुला देना है। यह भूलने और स्मरण करने की विधा ही उस स्वर्णिम युग को वापस ला सकती है जिसे हम सब उच्छ्वास भरते हुए सतयुग के नाम से स्मरण करते रहते हैं। आरोग्य मात्र शरीर तक ही सीमित नहीं है, उसकी परिधि मानसिक स्वस्थता तक चली जाती है। स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। एक गिरेगा तो दूसरा भी स्थिर न रह सकेगा। इसलिए जब भी सोचना हो, दोनों की सम्मिश्रित स्वस्थता की बात सोचनी चाहिए। इसके लिए आहार और विहार दोनों पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए और ऐसा जीवन क्रम अपनाना चाहिए जिससे इनमें से एक भी टूटने डगमगाने ना पाए। इस संदर्भ में सर्वप्रथम आहार की उपयुक्तता पर ध्यान देना होगा और यह देखना होगा कि वह पौष्टिक ही नहीं, सात्विक स्तर का भी है क्या।